तो हम लोग पिछली क्लास में बेसिक्स कर रहे थे वेक्टर्स का। आज हम लोग वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज करेंगे और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वगैरह देखेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ तक किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर तक हम लोगों ने किया था कि जब भी एक वेक्टर को किसी नंबर से या स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उतने टाइम्स वो वेक्टर हो जाता है। डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा बट उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। मान लो एक वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो उस वेक्टर का ट्वाइस लेंथ हो जाएगा, है ना, और डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा क्योंकि हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह स्केलर क्वांटिटी भी अगर कोई उससे मल्टीप्लाई होता है तो उसका मैग्नीट्यूड s टाइम, जैसे स्केलर s है तो उसका मैग्नीट्यूड, अगर हम लोग स्केलर जो s है इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड देखो s टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाता है। तो जैसे हम बात करें कि जो फोर्स वेक्टर होता है ये मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। तो अगर एक्सेलरेशन वेक्टर मान लो हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और उसको हम लोग एक वेक्टर से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर करके हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन वेक्टर है। अब इसको अगर हम लेट्स से मास, इफ मास इज इक्वल टू 2 kg, 2 kg से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि 2 kg जो स्केलर है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 इंटू ए मतलब इसका डबल लेंथ, डबल साइज हो जाएगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन फोर्स का भी होगा और इसको हम लोग अब फोर्स वेक्टर लिखेंगे। तो ये जो इसका जो लेंथ था ना उसको डबल कर दिया, डायरेक्शन सेम रखा, तो F इज इक्वल टू 2a वेक्टर हो गया। तो वही चीज हम बात कर रहे हैं भाई कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने से उतने टाइम्स वो वेक्टर इंक्रीज हो जाता है, डायरेक्शन सेम रहता है, यूनिट चेंज हो जाएगा। यूनिट इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन का यहाँ देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन हम लोग उसको लिखते हैं। तो अगर हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बिकॉज एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिल जाता है जो कि यहाँ पे फोर्स हमें दिख रहा है। अब रिजल्टेंट वेक्टर, ये समझ में आ गया सबको, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन। अब रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स is defined as that single vector which produces the same effect as is produced by individual vectors together। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर दो या दो से ज्यादा वेक्टर का वो एक सिंगल वेक्टर जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जब बाकी जो वेक्टर साथ में मिलके करता है। मान लो हमारे पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अगर हम देखें तो वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उससे आप लोग को ये ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि अगर F1 और F2 साथ में लगता और उन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल वेक्टर से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है, FR मान लो हम कर देते हैं। तो ये जो FR है वो कंबाइंड इफेक्ट है, किसका, F1 और F2 का कंबाइंड इफेक्ट हमारा ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब वो एक सिंगल वेक्टर जो कि बाकी सारे वेक्टर को रिप्लेस कर दें तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, राइट। सो resultant vector of 2 or more vector is defined as that single vector which produces same effect as is produced by individual vectors together। clear है बच्चों? yes sir। yes sir। now अब हम लोग आते हैं वेक्टर एडिशन is not possible by simple laws of algebra। ये तो हम लोग पिछली क्लास में भी किए थे भाई। एल्जेब्रा में जैसे दो नंबर को ऐड कर देते हैं 2 + 3 5 हो गया, वैसे हम दो वेक्टर्स को नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी होता है, तो हमें डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो सिंपल एल्जेब्रा जो है वेक्टर एडिशन का, दैट इज नॉट वायबल। तो हम लोगों को अलग से दूसरा वेक्टर देखना पड़ता है, दूसरा मेथड देखना पड़ता है जिससे कि हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड,
तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली कैसे दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद फिर एनालिटिकली कैसे ऐड कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल का मतलब कि जो जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर्स को, उसी को मूव करके इधर से उधर, और उसके बाद हम लोग उसका वेक्टर एडिशन देख सकते हैं। और जो एनालिटिकल मेथड है, मतलब वो फॉर्मूला से, मतलब जो एल्जेब्रिकली जो हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, ये दोनों चीज अलग अलग पढ़ेंगे। दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। पहले तो जनरल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर स्टेट्स दैट the vectors to be added are arranged in such a way that the head of the first vector coincides with the tail of the second vector, whose head coincides with the tail of the third vector, and so on. Then the single vector drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector represents their resultant vector. इसका मतलब कि अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, मान लो वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ऐसे वेक्टर बी है, तो ये क्या कहता है कि जो दूसरे वेक्टर का टेल है उसको पहले वेक्टर के हेड पे लेके आएंगे। मतलब पहला वेक्टर को ऐसे लिख लेंगे, और हमें पता है कि किसी भी वेक्टर को, पिछली क्लास में हमने किया, किसी भी वेक्टर को पैरेलली पूरे प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर पैरेलली उठा के यहाँ पे लाके रखें, है ना, इसको खिसका के, ये जो वेक्टर है इसको अगर शिफ्ट करके यहाँ पे हम लोग लेके आ जाए, है ना, पैरेलल ही रखेंगे, शिफ्टिंग ऐसे करेंगे कि पैरेलल रहे। ये देखो, ये वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही इस वेक्टर का भी डायरेक्शन है, और लेंथ भी सेम है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे उठा के ले आए, इसको इसके ऊपर उठा के ऐसे ले आए, राइट। उसके बाद कहता है कि अगर ये दो वेक्टर का सम निकालना है, इसका मतलब आपको क्या करना है कि पहले के टेल को और लास्ट वाले का हेड, यहाँ तो दो ही वेक्टर है, तो लास्ट वाला मतलब सेकंड वाले के हेड तक एक वेक्टर हम लोग ऐसे बना देंगे। ये जो वेक्टर है ये वेक्टर सी हो गया, जिसको हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी अगर करके देखें तो सेम चीज मिलेगा आपको, वेक्टर सी मिल गया जो कि वेक्टर ए और बी का सम है। क्लियर है बच्चों सभी को? यस सर। सेम चीज हम लोग अगर मान लो दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं हमारे पास, है ना, चार वेक्टर है हमारे पास, चार वेक्टर्स दे रखे हैं, एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, तीसरा वेक्टर यहाँ पे कहीं है, और चौथा वेक्टर कहीं यहाँ पे। अब ये है हमारा मान लो वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, और ये है वेक्टर डी। तो अगर हम लोग पूरा ये जनरल रूल को अप्लाई करें, भाई पहले के हेड पे दूसरे के टेल को लाके शिफ्ट कर देंगे, मतलब इसको लाके यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इसको पैरेलली खिसका के यहाँ ले आए और ऐसे शिफ्ट किया कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल आ गया। अब दूसरे के हेड पे तीसरे के टेल को लेके आना है, तो इसको पैरेलली, सी वाले वेक्टर को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो सी वाले वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया तो ये वाला हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डी के, सी के हेड पे डी के टेल को लाके फिक्स करना है, तो ये हमारा हो गया डी का टेल और सी का हेड आपस में कॉन्साइड कर गया। तो अब हमारे पास ये चार वेक्टर हैं ए बी सी डी, हम क्या करेंगे, पहले के टेल को लास्ट वाले के हेड से जो ज्वाइन करेंगे, ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, चारों वेक्टर का सम, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ये क्लियर है सभी बच्चे को? यस सर। क्लियर है बच्चा? यस सर। जैसे इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दें, आपको ज्यादा आसानी होगी। फटाफट है अपने कॉपी में बना लो इसको। जो बच्चे नए हैं उनको हम बता दें कि भाई ये जो नोट्स हम लोग कर रहे हैं क्लास में, ये सारा हम क्लास के बाद आपसे शेयर कर लेंगे, और वीडियो जो है अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी आपसे हम क्लास के बाद शेयर कर लेंगे। तो दोनों चीज को आप देख के अपना नोट्स भी बना सकते हैं लेटर ऑन। अपने कॉपी में जो नोट्स बनाएंगे उससे अच्छा पढ़ाई किसी भी चीज से नहीं होता है। कोई भी भगवान भी किताब लिख दें, उससे अच्छा पढ़ाई तब होगा
जब आप खुद से लिखोगे और खुद से प्रैक्टिस करोगे। तो बहुत जरूरी है कि अपना शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ जब हम पढ़ा रहे हैं, और ये वाले नोट्स और अपने शॉर्ट नोट्स को मिला के अपना खुद का एक नोट्स बनना चाहिए। जिस बच्चे का रेगुलरली नोट्स बनता है रोज का रोज खत्म, उस बच्चे का 2 साल में नीट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप आई कर रहे हैं उसमें आपका रिजल्ट पक्का होएगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ाई करते हैं। सो व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग, अब एक एक केस लेंगे, अलग अलग केस लेंगे हम। ज्योमेट्रिकल एडिशन समझ गए मेथड, अब केसेस लेते हैं अलग से। अब केसेस अलग से अगर हम लेंगे, सबने ये लिख लिया ना, मिटा दें इसको। Yes, sir. अब देखो ये दूसरा, अब अलग अलग केसेस लेते हैं। पहले व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। भाई हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है यहाँ पे, दूसरा वेक्टर है बी यहाँ पे, राइट। अब ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो हम लोग जो मेथड है ये कहते हैं कि भाई बी को उठा के यहाँ पे रख दो, ऐसे कि जैसे बी का टेल और ए का हेड दोनों मैच कर जाए। तो यहाँ पे उन्होंने खिसका के ये देखो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को ऐसे पहुंचा दिया। अब ए प्लस बी बोल रहा है, तो पहला का जो टेल है लास्ट वाले का हेड, इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दो मतलब ये पूरा एक लाइन हो जाएगा। तो ये पूरा लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमें रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग उन दोनों के लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। So let two vectors A and B be acting in the same direction as shown. To find their resultant, coincide the tail of B on the head of A. Coincide का मतलब उसको उठा के उसके ऊपर रख देना। तो tail of B को head of A पे रख दिया हमने। The single vector R drawn from the tail of A to the head of B gives their resultant vector. एक सिंगल वेक्टर टेल ऑफ ए से हेड ऑफ बी तक ज्वाइन करके बना दें, वो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। In this case, the magnitude of the resultant vector is equal to the sum of the magnitude of two vectors and its direction is same as that of the two given vector. क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है सिंपल सम कर देंगे, ए और बी का मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमें वैल्यूज निकल जाएगा। सो मैथमेटिकली देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन जो है मॉड्यूलस का साइन, वो मैग्नीट्यूड बताता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करके हमने निकाला। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। When two vectors are acting in opposite directions, ठीक है, जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रिजल्टेंट उधर होगा जिधर बड़ा वेक्टर है। उसको करके देख लेते हैं। भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब व्हेन टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सब्ट्रैक्शन भी उसी तरीके की चीज होगी। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है तो इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, इसका टेल इसके हेड से कंसाइड करेंगे, तो ये जो वेक्टर आएगा हमारा, ये इस तरीके से वेक्टर आ गया। ठीक है, तो a प्लस बी। अब जो है b का जो हेड है और a का टेल, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा निकल के आएगा, इसको ज्वाइन करने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर r विच इज इक्वल टू a माइनस a प्लस ऑफ b। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट हो गया, वेक्टर a और वेक्टर b का रिजल्टेंट हो गया। So to find the resultant, coincide the tail of b on head of a। देखो tail of b को हमने tail of b को head of a पे coincide कर दिया, और जो बचा हुआ वेक्टर बचा, मतलब इसके टेल से इसके हेड तक जो लेके जाएंगे, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो एक ही चीज है, मतलब बिकॉज बी ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए a माइनस बी यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग a प्लस ऑफ माइनस बी करके लिख सकते हैं।
तो बेसिकली जो यहाँ पे बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर बड़े वेक्टर का डायरेक्शन है. सो देखो the magnitude of resultant vector is equal to difference of the magnitude of two vectors and direction of the resultant vector will be in the direction of the bigger vector. जिधर बड़ा वाला वेक्टर जिधर है उधर ही फाइनल डायरेक्शन होता है. क्लियर बच्चों? आगे समझ आप लोग को? Yes, sir. देखो ये जैसे है, अभी मैक्सिमम जो होगा 10 + 6 होके होगा और मिनिमम करना होगा तो 10 - 6 करना होगा. तो ये देखो ये मिनिमम वाला हो गया, 10 - 6 करके 4 मिल जाएगा. मिनिमम 4 मीटर ऑपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाता है. और यही अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो 10 + 6 16 हो जाएगा. ये हमारा 16 वाला केस होगा. ठीक है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तब ऐड होता है और दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, क्लियर है बच्चों? नाउ व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट सम एंगल, तो अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा भाई कि दोनों एक ही डायरेक्शन में तब क्या होगा और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तब क्या होगा. एक ही डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रहता है ए और बी के. ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाता है और डायरेक्शन उधर होता है जिधर बड़ा वेक्टर का डायरेक्शन. तीसरा है व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट सम एंगल, दोनों वेक्टर्स जो है कुछ एंगल पे एक्ट हो रहा है, तो लेट द टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग एट सम एंगल टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर. ये दोनों के बीच में कुछ एंगल है. हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए बी को ऐसे खिसका के लाएंगे कि ए के हेड के ऊपर बी का टेल कॉन्साइड कर जाए. तो ए के हेड के ऊपर अगर बी के टेल को हम लोग कॉन्साइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से वेक्टर मिलेगा. पैरेलली हम कहीं पे भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं. उसके बाद ए के टेल को बी के हेड से ज्वाइन कर देते हैं. तो ए के टेल को बी के हेड से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये जो वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी. और ये जो मेथड है ये ट्राइंगल बनाने वाला है, इसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड है, ट्राइंगल लॉ इसको कहते हैं. सो let the two vectors a and b be acting at some angle to each other as shown in the figure. To find their resultant r, coincide the tail of a on the head of b as shown in the figure. उल्टा बोल रहा है, coincide the tail of b on the head of a as shown in the figure. ठीक है. Now then the single vector r drawn from the tail of a to the head of b gives their resultant vector as shown in the figure. The two vectors a and b represented by OP and OQ. तो दो वेक्टर है, एक साइड OP हो गया और दूसरा PQ हो गया. Of a triangle OPQ taken in same order, their resultant R is represented by the third side OQ of the triangle taken in the opposite order. So this method of finding the resultant of two vectors is called triangle law of vectors. इस मेथड को क्या बोलेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है. तो देखो जितने वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो वो एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही ओरिएंटेशन है. मतलब ये इधर जा रहा है फिर उससे इधर जा रहे हैं, मतलब ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहे हैं. अब Q से O आने पे ओरिएंटेशन एक्चुअली होना चाहिए था ऐसा, क्योंकि A से इधर गए, B से इधर गए, C से वापस ऐसे आना चाहिए था, तब वहां पहुंचेंगे. ओरिएंटेशन को उलट दो, मतलब उल्टे डायरेक्शन में अगर हम ओरिएंटेशन रखते हैं तब वो इन दोनों वेक्टर का एडिशन होता है, ऐसा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स हमें बताता है. ठीक है, जो अभी तक पढ़ा वही सेम चीज है. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स उसी चीज को थोड़ा इजी वे में समझा रहा है आपको कि अगर आपका ऐसा ट्राइंगल बनता है तो जो दो साइड सम ऑफ वेक्टर जिनको ऐड करना है वो अगर दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो तीसरा साइड उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा, ओरिएंटेशन उल्टा रख के. क्लियर है बच्चों?
सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का स्टेटमेंट एक बार अच्छे से देख लो. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल on same side are represented by magnitude and direction by the two sides of a triangle, then taken in one order. ये भी important. Taken in one order मतलब एक इसमें तो दूसरा ऐसे इसी order में चल रहा है. Their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side. ये तीसरा side इसका resultant बनाएगा, लेकिन order change हो जाएगा. मतलब order जो पहले ऐसे जा रहा था anti clockwise, अब anti clockwise की जगह clockwise वाला order हो. तो ये अगर हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट उसके ऑपोजिट ऑर्डर में होगा. ठीक, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स बताते हैं. द रिजल्टेंट वेक्टर कैन आल्सो बी फाउंड बाय coinciding the tails of A on head of B as shown in figure. Now the resultant vector are represented by OQ, which is a diagonal of parallelogram OPQS. Now this method of finding the resultant of two vectors is called parallelogram law of vector, right? अब जो हम लोग ये वेक्टर ए और वेक्टर बी था, तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे, वेक्टर ए पे वेक्टर बी को ऐड कर रहे थे. अब उल्टा कर रहे हैं, वेक्टर बी पे वेक्टर ए को ऐड कर रहे हैं. मतलब वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू कम्यूटेटिव लॉ जिसको कहते हैं, बी प्लस ए ही हो, दोनों सेम है. तो ए प्लस बी ना करके हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पहले बी को बना रहे हैं और उसके ऊपर ए को बना रहे हैं, और तीसरा जो साइड है वो उसका रिजल्टेंट होगी. तो एक ही बात है. तो बेसिकली तुम देखो, ये जो वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है, ये अगर एडजेसेंट साइड से इस एक पैरेललोग्राम बन रहा है यहाँ पे, उस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स का जो अगर डायगोनल है, ये डायगोनल बेसिकली अगर एडजेसेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका डायगोनल उसका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा. ऐसा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स कहते हैं. तो सेम लॉ है, उसको अलग तरीके से स्टेट किया हुआ है कि अगर दो वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हैं, को इनिशियल वेक्टर मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, अगर इन दोनों वेक्टर का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे. पैरेललोग्राम के लिए इस वाले साइड के पैरेलल एक लाइन बना देंगे और इसके बराबर और पैरेलल एक लाइन बना देंगे. उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उसका रिजल्टेंट देता है. तो इस लॉ को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स कहते हैं. सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स स्टेट दैट of the two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point. तो दो adjacent sides, ये एक adjacent side है ना, ये दोनों ऑपोजिट साइड कहलाता है और ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाता है. तो एडजेसेंट साइड्स को अगर दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, राइट, represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, their resultant vector is represented by a vector in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स का डेफिनेशन है और एक्सप्लेनेशन तो आपको दे ही दिया. सबको समझ में आ गया ट्रायंगल लॉ और वेक्टर लॉ दोनों? यस सर. पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ दोनों समझ में आ गया ना? यस सर. ठीक. अब देखो ये यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह से दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड करेंगे ट्रायंगल से. तो F2 को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, तो ये रिजल्टेंट हो जाता है ना. पैरेलली खिसका के वहां तक लेके चले जाएंगे. F2 यहाँ पे था, इसको उठाएंगे और पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, जैसे कि F2 का टेल और F1 का हेड मैच कर जाए, और उसके बाद F1 के टेल से F2 का हेड अगर हम मैच कर देंगे तो वो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा F1 था, ये F2 हम लोगों ने शिफ्ट करके लेकर गए. तो जो रिजल्टेंट है ये हमारा F1 के टेल से F2 के हेड को मैच कर दिया, तो वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर. So when the two vectors act in different directions, when number of vectors act in different directions, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, दो वेक्टर की बात कर रहे थे. अब कई सारे वेक्टर्स जब ऐड होंगे तो उसको ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से नहीं कर पाएंगे. वहां तो दो ही वेक्टर्स होने चाहिए थे, यहाँ दो से ज्यादा है. तो ऐसे लॉ के लिए हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं जो ज्योमेट्रिकली.
पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि भाई जितने वेक्टर्स हैं उन सब से बाकी साइड्स पॉलीगन के बना लो, लास्ट वाला साइड उसी से बनेगा जो रिजल्टेंट होगा, पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन कर। यहाँ पे जो हमारे पास दे रखा है एग्जाम्पल, उसको अगर हम बात करें, वेक्टर ए है, बी है, सी है और डी है, इन सबको ऐड करना है तो पहले तो हम लोग एक वेक्टर ए बना लेते हैं, है ना, पैरेलली शिफ्ट करके। ये मेरा हो गया वेक्टर ए। बी इज बेसिकली इसका, इसके जो टेल को इसके हेड से मैच कर देंगे, पैरेलली शिफ्ट करके, पैरेलली शिफ्ट करेंगे, ये हमारा वेक्टर बी होगा। उसके बाद सी के टेल को बी के हेड से मैच करेंगे पैरेलली शिफ्ट करके, तो ये अगर हम लोग करेंगे पैरेलली शिफ्ट तो हमें ये एक वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर सी। उसके बाद डी को पैरेलली यहां पे लेके आएंगे, शिफ्ट करेंगे, ये हमारा वेक्टर डी हो गया। अब ए के टेल को डी के हेड के साथ जो ऑपोजिट ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन बदल जाता है ना, अभी तक जो था सब एक ही ऑर्डर में चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, ए इधर, बी फिर ऐसे, सी ऐसे और डी ऐसे। खत्म होने के लिए हमको इसको यहाँ पे ले जाना चाहिए था, बट उसके ओरिएंटेशन को हम लोग चेंज कर देते हैं, जो कि हमारा डेफिनेशन कहता है। ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे और उसके बाद जो फाइनली हम लोग एक वेक्टर बनाएंगे जो ए के टेल से डी के हेड तक जाएगा। तो ये जो वेक्टर है हमारा, ये रिजल्टेंट हो गया आर वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर को हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है। सो टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, कोइंसाइड द टेल ऑफ बी विथ हेड ऑफ ए, फिर टेल ऑफ सी विथ हेड ऑफ बी, टेल ऑफ डी विथ हेड ऑफ सी, then the single vector drawn from tail of A to head of D will represent the resultant vector, tail of A to head of D. ये हमारा resultant vector है। This method of finding the resultant is called polygon law of vectors. तो हम लोगों ने triangle law पढ़ लिया, parallelogram law पढ़ लिया, ये लास्ट तीसरा है polygon law of vectors. So polygon law of vectors state that if any number of vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by various sides of an open polygon taken in the same order, ठीक है, so taken in the same order, their resultant is represented in magnitude and direction by closing side of the polygon taken in opposite order. तो देखो ये जो साइड है OP, PQ, QS और SR, ये सब एक ही ऑर्डर में चल रहा है और ओपन पॉलीगन है। उसको क्लोज करने के लिए हम लोग रिजल्टेंट से क्लोज करेंगे ऑपोजिट ऑर्डर में, मतलब अगर सब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसको क्लॉकवाइज उल्टे ऑर्डर में हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आ गया सबको समझ पॉलीगन लॉ भी? सर यस बेटा। सर अगर सारा वेक्टर्स को मिला दे और वो एक क्लोज्ड फिगर बन जाए तब क्या होगा? तब तो जीरो हो गया ना रिजल्टेंट, तुम वहीं पे पहुंच गए जहां से स्टार्ट किए थे। तो देखो मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए हो गया, ये मेरा एक वेक्टर बी हो गया, एक हम लोगों ने ये बनाया वेक्टर सी, और ये हमारा बन गया लेट्स से वेक्टर डी। अब हमें क्या कह रहा है रिजल्टेंट के लिए, इसका टेल और लास्ट वाले का हेड, इसका टेल और लास्ट वाले का हेड तो कोइंसाइड कर गया एक दूसरे से, तो ये वेक्टर क्या बन गया? नल वेक्टर बन गया, जो हम लोग कल बात कर रहे थे, जीरो वेक्टर जिसको कहते हैं। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर इसका रिजल्टेंट होगा। जो वेक्टर क्वांटिटी तो होगा लेकिन उसका कोई डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होगा और मैग्नीट्यूड जीरो। ठीक है? यस सर। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, देखो ये वेक्टर ए है और ये बी है, तो ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा क्या? ए प्लस बी को। अब तुम इसको भी जोड़ दो, यहाँ पे ये वाला वेक्टर इसके साथ जुड़ गया, ए प्लस बी के साथ सी जुड़ गया, तो ये वाला बन गया ट्राइंगल लॉ से ए प्लस बी प्लस सी। और उसके बाद फिर इसमें डी को जोड़ दोगे तो ये जो रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस और डी। तो इस तरह से तोड़ तोड़ के भी हम लोग निकाल सकते हैं अलग अलग ट्राइंगल्स में, है ना। जैसे ये मेरा वेक्टर हो गया था, इसमें वेक्टर ए प्लस बी। अभी एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे इसका यूज होगा। उसके बाद ए प्लस बी में सी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी हो गया।
और उसमें अगर डी को भी जोड़ देंगे, ये वाले डी को, तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। ठीक है बच्चों? किसी को और कुछ पूछना है, डाउट किसी को? नए बच्चे जो हैं उनको भी आ रहा है समझ? मुस्कान और नेहा, आप दोनों को आ रहा है समझ? यस सर। अब देखो, ये वही चीज को जो हम लोग बात कर रहे थे, उसी चीज को मतलब ग्राफिकली समझाया हुआ है कि हमारे पास दो वेक्टर, मतलब तीन वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी, उसको रिजल्टेंट करना, ए बी सी को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं, और जो रिजल्टेंट है वो ए के टेल से सी के हेड को ज्वाइन कर दें। यहाँ पे अलग अलग भी बता रखा है, 5 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, है ना? तो 5 वेक्टर को ऐड करने के लिए कई सारे तरीके बताए हुए हैं कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और ए डी को ज्वाइन कर दो ई को, है ना? यहाँ पे अलग तरीके से बताया हुआ है, राइट, कि भाई डी में पहले ई ऐड किया, ई के बाद ए किया, बी उसके बाद सी, और उसके बाद फिर रिजल्टेंट निकालते हैं। तो अलग अलग तरीके से ऐड करने पे भी तुमको एक ही वैल्यू आएगा। ये हम बताना चाह रहे थे कि देखो यहाँ पे पहले क्या किया था, पहले ए लाया, फिर एक मिनट में पेन, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले ए था, उसके बाद बी था, फिर सी था, उसके बाद डी आया, और बाद में ई आया। तो रिजल्टेंट जो है ए के टेल से ई के हेड तक ज्वाइन करके हमने निकाला। यहाँ पे वैसा नहीं था। यहाँ पे पहले क्या किया हमने कि पहले हम लोगों ने डी बना लिया, है ना? पहले हमने डी बना लिया, डी के बाद हम ई लेके आए, ई के बाद ए लेके आए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, और उसके बाद रिजल्टेंट के लिए हमने डी के टेल को सी के हेड तक हम इसे ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे जो है सी से स्टार्ट करते हैं, तो पहले सी बना लिया, फिर बी बनाया, फिर ए बनाया, उसके बाद डी बनाया और ई बनाया, और सी के टेल से ई के हेड को हम लोग ज्वाइन कर दिए, तो रिजल्टेंट। तो किसी भी ऑर्डर में ज्वाइन करो पांचों वेक्टर को, तुमको रिजल्टेंट सेम मिलेगा। ये जो रिजल्टेंट है ये सभी में सेम वैल्यूज। आ गया समझ? यस सर। अब ये एक क्वेश्चन है, नीट में आया था 2 साल पहले। तो इसको अगर देखो, फिगर शोन ए बी सी डी ई एफ एज रेगुलर हेक्सागन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी ए सी ए डी ए एफ? ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई करके बताओ, पहले देखें कौन सॉल्व करके बताता है हमको इसका आंसर। कोशिश करो।
कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। देखो पहले क्या कह रहा है हम लोग को, व्हाट हमने वैल्यू किसका निकालना है, ए बी ए सी ए डी ए ई और ए एफ का। ए बी और ए सी मेरा क्या है, ये ए सी हो गया हमारा, राइट। ए बी हो गया, ए सी हो गया, उसके बाद ए डी है, ये हमारा ए डी वेक्टर हो गया, उसके बाद ए ई है, ये हमारा ए ई वेक्टर हो गया, और ए एफ है, ये हमारा ए एफ वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये जो ए ई है, ए ई और बी डी तो एक ही है, ए ई को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बी डी से, कर सकते हैं ना। वेक्टर ए ई और बी डी लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ए ई बी डी जो है सेम होगा, रेगुलर हेक्सागन है ना, रेगुलर हेक्सागन है तो ए ई बी डी के बराबर हो गया। उसके बाद ये जो ए एफ है, ये ए एफ और आप मान के चलो ये जो सी डी है ये सेम है, सो ए एफ इज इक्वल टू वेक्टर सी डी। क्लियर है बेटा, ये पॉइंट क्लियर है। अब इसको रिप्लेस कर लो, मतलब हमारे पास जो था ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई, ठीक है, प्लस ऑफ ए एफ इज इक्वल टू, ए बी तो वैसे ही छोड़ देंगे, ए सी को भी नहीं करेंगे, ए डी को भी वैसे ही छोड़ देंगे, और ए ई को हम लोग लिख लेंगे बी डी के बराबर, और ए एफ को लिख लेंगे सी डी के बराबर, जो कि हम लोगों ने बताया है ना। अब दिस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, ए बी को अगर हम लोग बी सी से ऐड कर दें, या ए बी को ए डी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए डी हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, या ए बी को बी डी से जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, सो ए बी प्लस बी डी साथ में ले लिया हमने। उसके बाद ए सी के साथ सी डी को जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को पेयर बना देते हैं, ए सी प्लस सी डी कर लिया, प्लस ऑफ ए डी। अब देखो यहाँ पे ए बी में प्लीज पेन ना चलाएं बेटा, अब हम लोग कर रहे हैं कि ए बी में बी डी को ऐड कर रहे हैं, राइट। ए बी और बी डी को ऐड करोगे तो क्या होगा, हमारा ए डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ए बी को बी डी से ऐड करेंगे तो ट्राइंगल लॉ से ए डी मिल गया हमें। उसी तरह ए सी के साथ सी डी को जब ऐड करेंगे तो भी हमें ए डी मिलेगा, ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी, ट्राइंगल लॉ प्लस ऑफ ए डी। तो ये क्या हो गया, 3 टाइम्स ए डी हो गया, ए डी प्लस ए डी प्लस ए डी, 3 टाइम्स ए डी हो गया। वो मिड पॉइंट है ए डी का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स ट्वाइस ऑफ ए ओ। ए डी क्या हो गया, ए ओ का डबल हो गया, तो ये कितना हो गया, 6 टाइम्स ए ओ हो गया, तो 6 टाइम्स ए ओ इसका आंसर है, फोर्थ वाला ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? यस सर। फटाफट लिख लो इसको फटाफट। लिख लिया सबने?
ठीक है बेटा, लिख लिया? yes sir. Yes, sir. अब एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, तो अभी हम लोगों ने जो किया वो ज्योमेट्रिकल मेथड था वेक्टर एडिशन का, अब एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे. सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड मतलब फॉर्मूला बेस्ड बेसिकली, ठीक है. तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल at the same time are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle, the same sides of a triangle taken in one order, the resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle. तो ये हम लोग ऑलरेडी अभी ट्रायंगल लॉ पढ़ चुके हैं कि क्या होता है. उसको अगर हम लोग यहाँ पे वेक्टरली देखें, एनालिटिकली देखें, तो हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स से पी क्यू, ठीक है. ये वेक्टर पी है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्यू है. इन दोनों को ऐड करना है, तो हम लोगों ने इनको दो साइड ऑफ ए ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया. तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है जो तीसरा साइड ऑफ ट्राइंगल है वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट हो. तो मान लो P और Q के बीच में एंगल थीटा था, ठीक है. तो P और Q के बीच में, मतलब P का डायरेक्शन तो ये हो गया, इसको आगे सबटेंड कर दोगे तो, और Q का डायरेक्शन ये हो गया. P और Q के बीच में, उनके डायरेक्शंस के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया. सो ये एंगल थीटा है. अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ये जो ट्राइंगल CEB है, राइट. सो इन ट्राइंगल CEB, तो CE परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस CB इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया. तो जो CE है इसको हम लोग लिख सकते हैं CB साइन थीटा हो गया. CB साइन थीटा मतलब Q साइन थीटा हो गया, ठीक है. Q का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे देखो वेक्टर साइन नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं. तो CE बराबर क्या हो गया? Q साइन थीटा के बराबर. उसी तरह ये ट्राइंगल में हमें पता है बेस बाय हाइपोटेनस मतलब BE डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है. तो BE क्या हो जाएगा? CB कॉस थीटा, और CB को हम लोग Q से रिप्लेस कर दें तो Q कॉस थीटा हो गया. तो ये हमारा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. तो ये Q कॉस थीटा हो गया. ये कल भी हम लोग बात कर रहे थे, कोई एक वेक्टर है उसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जिधर एंगल थीटा होता है उधर वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है, और जिधर एंगल थीटा नहीं है, मतलब ये जो वर्टिकल वाला है, अगर तुम वर्टिकल वाला यहाँ पे देखोगे तो ये जो डायरेक्शन है, ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया. तो ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा? Q साइन थीटा वाला कंपोनेंट. अब इसको ये Q साइन थीटा लिख रहे हैं, इसको Q कॉस थीटा लिख रहे हैं. अब हमें पहले तो रिजल्टेंट निकालना है. रिजल्टेंट R का जो वैल्यू, मैग्नीट्यूड निकालना है. रिजल्टेंट R का वैल्यू मतलब AC हो गया. R क्या हो गया? AC के बराबर हो गया. AC क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल में? रूट अंडर AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से. AE हमारा क्या है? AE इज इक्वल टू AB प्लस BE, AB प्लस BE का होल स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और इसका रूट अंडर ले लें. सो दिस इज इक्वल टू AB प्लस BE. अगर हम लोग करें तो इसको हम लिख सकते हैं P प्लस Q cos थीटा. AB का मैग्नीट्यूड P है और BE का मैग्नीट्यूड Q cos थीटा है. तो P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर, और CE का मतलब कि Q साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने. सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको खोल दो, ओपन कर लो, तो हमारे पास A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है. तो P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस
क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो इसको खोलने पे आया, और ये क्यू साइन थीटा का स्क्वायर करके क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। दिस इज इक्वल टू, अब इसको साथ में लिख लो, देखो क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया आर, ठीक है। सो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू, बढ़िया से अगर साथ में लिख लें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो वेक्टर पी और क्यू के बीच में जो एंगल है उसका कॉस आ जाता है। तो कोई भी दो वेक्टर का अगर समेशन करना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो उसका मैग्नीट्यूड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, वो जो पी और क्यू वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका कॉस कॉम्पोनेंट वहां पे आ जाता है। ये समझ में आया कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं? यस सर। अब कोई भी वेक्टर, ये आर क्या है, वेक्टर है, वेक्टर का डेफिनेशन कब पूरा होता है, जब उसका रिजल्टेंट भी लिखें और डायरेक्शन भी लिखें, मतलब मैग्नीट्यूड भी लिखें और डायरेक्शन भी लिखें। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, डायरेक्शन मतलब बेसिकली बीटा एंगल निकालना होगा। तो देखो हम लोग को पता है कि tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर सी है और बेस हमारा ए ही है। क्लियर है? ट्राइंगल सीईए की बात करें, ट्राइंगल सीईए में tan बीटा सी बाय ए ही हो गया, सी हमारा क्यू साइन थीटा है और ए को ब्रेक कर देंगे ए बी प्लस बी में, तो ये क्या हो गया, P प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये हमारा tan बीटा का डायरेक्शन, मतलब कि ये डायरेक्शन देगा और ये मैग्नीट्यूड देगा। तो तुमको एग्जाम में, अगर स्कूल वाला एग्जाम, कोई स्कूल जाएगा तो स्कूल वाले एग्जाम में ये काफी पूछा जाता है इसका डेरिवेशन। स्कूल वाले एग्जाम में नहीं भी तो ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, मतलब बेसिकली देखो क्या डेरिवेशन क्या चीज में हेल्प करता है, कि आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे हम लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे कि भाई ट्राइंगल में दो पार्ट में ब्रेक कर दिया और कैसे निकालते हैं। डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए नहीं कि बस स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए भी कि आपको सोचने के लिए एक नया तरीका बताता है, आपको नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एक नया मेथड बताता है। ये मेथड आप लोग जो है सीखने के लिए है और समझने के लिए। फटाफट इसको लिख लीजिए अपने कॉपी पे। सर एक बार फिर बता दीजिए ना। हाँ बेटा, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो हम लोग को क्या करना था, साथ में लिखते भी जाना है ना। हम लोग को क्या करना था कि भाई दो वेक्टर दिया हुआ था, एक वेक्टर P था यहाँ पे और दूसरा वेक्टर ये Q था। इन दोनों का हम लोग को एडिशन करना है ना, रिजल्टेंट निकालना है। A और B को जोड़ते हैं तो हमें पता है कि ज्योमेट्रिकली हमें पता है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है हमें और डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन बीटा से मिलेगा और मैग्नीट्यूड R का वैल्यू लेके मिलेगा। अब R का वैल्यू ऐसे तो कैसे निकालें, हम लोगों ने क्या किया, ट्राइंगल को एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया, मतलब यहाँ से C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और AB को बढ़ा के यहाँ तक लेके चले, राइट। और ये राइट एंगल हो गया अब हमारे पास। अब हमें ये एंगल थीटा पता है, इसका जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो Q है, राइट। अब Q है और ये एंगल थीटा है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये CE और BE का वैल्यू निकाल लिया इस ट्राइंगल CEB में, ठीक है। ये जो छोटा ट्राइंगल है इसमें हम लोगों ने क्या किया कि साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो C बाय CB करके साइन थीटा लिखा और CE को हमने CB साइन थीटा लिख लिया। CB क्या है, Q, CB का लेंथ क्या है, ये Q के बराबर है ना, वेक्टर Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तो CB के जगह Q लिख लिया, तो CE इज इक्वल टू Q साइन थीटा। ये पहला चीज हो गया। अब हम लोगों ने फिर से cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो इस ट्राइंगल का बेस BE है, हाइपोटेनस CB है, तो BE अपॉन CB को cos थीटा हमने लिख लिया।
अब CB को इधर लेके चले गए तो B इज इक्वल टू CB cos थीटा हो गया। CB को Q से रिप्लेस कर लिया तो B इज इक्वल टू Q cos थीटा निकल के आ गया। यहां तक क्लियर बेटा? ये वाला चीज Q cos थीटा हो गया और ये Q sin थीटा हो गया। यहां तक क्लियर है अभिजीत? यस सर, यस सर। अब हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना है ये AC का वैल्यू। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ा ट्राइंगल CEA ले लेते हैं। ट्राइंगल CEA लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि भाई स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस मतलब AC स्क्वायर किसके बराबर है, CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर के बराबर। AC स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, इसके बराबर। तो अब AC को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AE हम लोग जो है उसको ब्रेक कर लेते हैं AB प्लस BE में। AE को पूरा यहां से जो यहां तक था उसको AB प्लस BE में ब्रेक कर लिया। AB प्लस BE का होल स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। AB अब AB को हम लोग P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और BE जो है Q cos थीटा से, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है, और CE को Q sin थीटा से। तो उन सबको रिप्लेस करके इसको अब ओपन कर लिया। ये क्या है, सम ऑफ 2A प्लस B का होल स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है, उससे खोल दिया हमने इसको आइडेंटिटी लगा के, प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो इसको हम लोगों ने 1 लिख लिया, Q स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और ये जो P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर बच जाएगा। अब हम लोगों ने इसको अरेंज कर लिया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। तो कभी भी तुमको P और Q का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू इस फॉर्मूले में सीधे डालेंगे और निकाल लेंगे। मान लो P का वैल्यू 2 दिया हुआ था, Q का वैल्यू 4 दिया हुआ था, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू कुछ 60 डिग्री दिया हुआ है, सबका वैल्यू डाल के इसको पूरा सॉल्व कर। अब हमें डायरेक्शन भी पता करना था। डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग tan बीटा लिखते हैं। tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है हमारा CE और बेस क्या है AE, तो CE डिवाइडेड बाय AE हो गया। CE को हम लोग लिख सकते हैं Q sin थीटा और AE को AB प्लस BE लिख लेंगे। AB P है और BE Q cos थीटा है, तो Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा हो जाएगा। ये हमारा tan बीटा होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं। उसी का डेरिवेशन यहाँ पे बताया हुआ है, जो अभी हम लोग बताए हैं आपको, अभी जो बताए हैं वही सेम चीज यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं। देखो यहाँ पे वही सेम चीज, रिजल्टेंट का वैल्यू दे रखा था यहाँ पे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये रिजल्टेंट हो गया। और डायरेक्शन tan बीटा इज Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा। हमेशा ये डायग्राम याद रखना, P किसको कह रहे हैं, कि Q किसको कह रहे हैं, ये रिजल्टेंट किसको कह रहे हैं, ये थीटा एंगल क्या है, बीटा एंगल क्या है, ये सारा पता होना चाहिए, नहीं तो वहां कंफ्यूज कर जाओगे, है ना। तो P Q R ये बीटा और ये एंगल थीटा, इनके बीच का। तब आपको लिखना होगा कि भाई रिजल्टेंट क्या हो गया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और tan बीटा क्या हो गया, Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा, ऐसा। ठीक है। अब पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर लॉ एडिशन भी हम लोग को पता है कि ये कहता है कि अगर दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ठीक है, तो इसका जो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, उसका जो डायगोनल होता है वो उसका रिजल्टेंट होता है। तो उसको भी हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे बेसिकली कि क्या है रिजल्टेंट, कैसे निकालें। तो यहाँ पे A और B के बीच में एंगल ये थीटा हो गया और ये एंगल बीटा हो गया। तो ये सेम चीज है, देखो
ये जो हम कह रहे हैं कि ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये अगर बी है तो ये भी बी हो गया। तो तुम पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ दोनों सेम होता है। ये पैरेललोग्राम में ये दोनों जो साइड है, राइट, ये ट्राइंगल के साइड्स हो गए और उससे ये रिजल्टेंट हमारा निकल गया। तो ट्राइंगल लॉ को ही पैरेललोग्राम लॉ के तरह भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रूफ भी ऑलमोस्ट सिमिलर है कि भाई यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके और उसके बाद सॉल्व कर लिया। जैसे ट्राइंगल लॉ को किया था वैसे ही पैरेललोग्राम लॉ को। क्लियर है बच्चों? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल at the same time be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. ठीक है, अब इसको प्रूव करने का दूसरा मेथड भी दिया हुआ है, बट आसान तरीका वही है जो हम बताएं। इसको तुम ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लो और जैसे ट्राइंगल को किए हो वैसे ही कर ले। ठीक है, क्योंकि दो मेथड याद करके कोई फायदा है नहीं। ना देखो, इसी से तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत मैंने जानकारी दिया था, वहां पे मैंने कोसाइन लॉ और साइन लॉ तुम लोगों को बताया था ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कोसाइन लॉ है वो यहीं पर से डिराइव होता है। तुमने रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिख दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लग गया। अब आप क्या करो कि ये बेसिकली हमारा ट्राइंगल लॉ है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया। ठीक है, और इनके बीच का ये एंगल थीटा हो गया। तो अब हमें अगर ए और बी के बीच में एंगल दिया हुआ है और उससे रिजल्टेंट निकालना है, तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन कर लो, यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या निकल जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। इसको इधर लेके चले जाओ तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab कर दोगे तो ये cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसको कोसाइन रूल कहते हैं। ये जो है इसको लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं। इसका काफी यूज होता है, ये फॉर्मूले को यूज करके हम लोग काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। जहाँ पे यूज होगा फिर वहां हम लोग बात करेंगे इस वाले फॉर्मूले। ठीक है, अब स्पेशल केसेस देखेंगे इस फॉर्मूले पे। तो हमने कहा कि भाई रिजल्टेंट क्या है? आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम। जब दो वेक्टर आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, जो हम लोग किए थे ना, वहां पे हमने क्या बोला था? दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखो कि सेम चीज आता है कि नहीं। ए और बी के बीच में एंगल थीटा कितना है? 0 डिग्री है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो थीटा 0 डिग्री अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री 1 हो गया, राइट। तो बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर रूट करोगे, होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी मिल जाएगा। तो मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करके मिल जा रहा है। ये कब? जब दोनों सेम डायरेक्शन में। ये हम लोग ज्योमेट्रिकली भी देख चुके हैं ना, याद है ना? ज्योमेट्रिकली हम लोग ने देखा था भाई शिफ्ट कर देते हैं तो इससे ए और बी
ए के टेल को और बी के हेड को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या मिलता है, दोनों को ऐड करके ही तो मिल रहा है। सेम चीज हम लोग जो है नंबर्स मतलब एनालिटिकली भी कर रहे हैं, फॉर्मूले से भी कर रहे हैं, तो भी सेम चीज आ रहा है। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब अगर ठीक है, और तुमको डायरेक्शन अगर निकालना होगा तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा टेन बीटा का फॉर्मूला ये होता है। अब थीटा क्या है, 0 डिग्री है। थीटा जैसे ही 0 डिग्री डालोगे ये क्या हो जाएगा, b इंटू 0 0 हो जाएगा। तो टेन बीटा क्या हो गया, 0 हो गया। टेन बीटा 0 होने का मतलब जो एंगल है वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो मतलब रिजल्टेंट जो है 0 डिग्री एंगल बना रहा है ए और बी से, मतलब वो भी उसी की तरफ है। So thus for two vectors acting in the same direction, magnitude of the resultant vector is equal to sum of the magnitude of two vectors and act along the direction A and B only. Direction भी उसका सेम रहता है A और B के जैसा। ठीक है बच्चों? सेकंड स्पेशल केस लेंगे जब A और B ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये सेकंड केस है। So when two vectors are acting in opposite direction, अगर opposite direction में है तो A और B के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। A इधर है, B इधर है, राइट? तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, एंगल यहाँ पे इनके बीच में 180 डिग्री है, बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट। तो 180 डिग्री एंगल हो गया। अब हमें पता है cos 180 डिग्री -1 होता है और sin 180 डिग्री 0 होता है, राइट? cos क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए cos 180 -1 है, राइट? सो cos 180 -1 है, sin 180 0 हो गया। यहाँ पे रिजल्टेंट वाले में डाल देते हैं। रिजल्टेंट क्या हो गया, r इज रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूले में cos थीटा के जगह cos 180 डिग्री डाल देंगे, वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया मुझे हमें लोग को ये मिलता है कि भाई रिजल्टेंट r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab हो गया। अब आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आइडेंटिटी है रिजल्टेंट। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को स्क्वायर रूट से निकाल लेंगे बाहर तो a माइनस बी हो जाएगा। तो रिजल्टेंट बेसिकली क्या है, रिजल्टेंट का जो वैल्यू है दैट इज a माइनस बी। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। डिपेंडिंग कि a अगर b से बड़ा है तो a माइनस बी लिखेंगे, b अगर a से बड़ा है तो b माइनस a लिखेंगे। और डायरेक्शन किधर होता है, डायरेक्शन उधर होता है जिधर बड़ा एंगल है, बड़ा वाला वेक्टर है। तो tan बीटा जो है सॉल्व करेंगे तो 0 आता है। tan बीटा 0 दोनों केस में आ सकता है, 0 डिग्री पे भी और 180 डिग्री पे भी। मतलब रिजल्टेंट a के अलोंग भी हो सकता है और b के भी अलोंग हो सकता है, डिपेंडिंग कि a और b में बड़ा कौन है। So thus for two vectors acting in opposite direction, the magnitude of the resultant vector is equal to the difference of the magnitude of two vectors. जो resultant vector है उसका magnitude क्या होगा, उन दोनों का difference के बराबर होगा and acts in the direction of bigger vector। किधर लगेगा, जहां बड़ा vector है उधर लगेगा। So ये जो resultant है ना, that the magnitude of resultant vector is equal to difference of the magnitude of two vector। दोनों के difference के बराबर है और acts in a direction of bigger vector, जहां बड़ा vector है उधर act करेगा। क्लियर है बच्चों? Yes. लिख लिया सभी ने? समझ गया ना बच्चों? आगे चलें। तीसरा स्पेशल केस लेंगे। तीसरा स्पेशल केस क्या है, when two vectors act at right angle to each other, है ना। दो वेक्टर क्या है, 90 डिग्री बना रहा है एंगल एक दूसरे से। राइट एंगल मतलब
कि ये एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, और साइन 90 1 होता है। तो अब अगर हम रिजल्टेंट लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का। इसमें क्या करो, कॉस 90 डिग्री बिकॉज 0 है तो ये तो कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है वो किसके बराबर हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2ab cos थीटा मतलब 2ab इंटू 0, वो तो 0 हो गया। डायरेक्शन निकालने के लिए tan बीटा b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा करते हैं, sin थीटा 1 हो गया, cos थीटा 0 हो गया, तो मतलब tan बीटा क्या हो जाएगा, b बाई a हो जाएगा, या बीटा इज tan इनवर्स b बाई, ठीक, तो tan बीटा b बाई a हो जाएगा। ऐसे भी सिंपल है ना, ये तुम्हारा b है और ये a है, ये 90 डिग्री है, तो tan बीटा निकालना है, परपेंडिकुलर बाय बेस ही तो होगा, मतलब b बाई a हो जाएगा। यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है, b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। यहाँ पे जब थीटा 90 डिग्री होता है तो सिंपली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, और जो एंगल tan बीटा है वो b बाय a हो गया। क्लियर है? तो स्पेशल केसेस जब भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो स्पेसिफिक केसेस डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब सेम डायरेक्शन में है तब क्या है ना, जब 180 डिग्री पे है तब क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, 90 डिग्री पे है तब क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है। तो हम देख रहे हैं हर एंगल के लिए वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है। 3 अलग अलग केसेस के लिए हमने अलग से निकाल के देख लिया, थीटा 0 डिग्री के लिए, थीटा 90 डिग्री के लिए, और थीटा 180 डिग्री के लिए। क्लियर है बच्चों? Yes. यस सर। अब ये क्वेश्चन देखो, हमारे पास दे रखा है, 2 forces 20 Newton and 5 Newton are acting at an angle 120 degree between them. Find the resultant force in magnitude and direction. तो अब हम लोग को रिजल्टेंट R इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, A इज इक्वल टू 20 दे रखा है, B इज इक्वल टू 5 दे रखा है, एक्टिंग एट एन एंगल 120 डिग्री बिटवीन देम, थीटा 120 डिग्री हो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग के पास है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वैल्यूज डाल दो, तो ए स्क्वायर मतलब 220 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, 2 इंटू 20 इंटू 5 कॉस ऑफ 120 डिग्री। तुम लोग को जिनको ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया है और जिन्होंने नहीं पढ़ाया वो जाके वीडियोस देखें जो कि यूट्यूब में डला हुआ है आप लोग के लिए, तो जाके उसमें देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर्स मैंने डाले। कॉस 180 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री हो जाता है, -1/2 हो। तो कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। कैसे ये निकलता है आप वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। -1/2 यहाँ पे डाल देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 400 प्लस 25, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि cos 120 डिग्री माइनस 2 इंटू 20 इंटू 5 इंटू 1/2, 2 कट गया, 25 100, तो 425 माइनस 100 325 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट अंडर, ठीक है, 325 अगर हम निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 325 तो 18.027, ठीक है, न्यूटन। ये रिजल्टेंट हो गया। हमें डायरेक्शन भी निकालना है, tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। b sin थीटा मतलब 5 इंटू साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय, अच्छा साइन 120 डिग्री अगर निकालोगे ना
साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस 60। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 60 हो गया, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पे डाल देंगे a प्लस बी, मतलब 20 प्लस 5 cos 120। अब वैल्यूज डालते हैं, साइन 120 मतलब √3/2, 20 माइनस 5 इंटू 1/2। इससे हमारा आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू 5√3/2, 35/2, 2 कट गया, सो √3/7 हो गया। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/7। तो बेसिकली क्या है, देखो ये जो हम लोग, तुम लोग जो बच्चे सीबीएसई और आईआईटी जेईई सॉरी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बेसिकली यहाँ पे टेबल्स मिलेगा। मतलब इसको एग्जाम में ना टेबल एक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें वैल्यूज दिए हुए रहते हैं। मतलब तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे √3/7। मान लो अगर हम लोग √3 डिवाइडेड बाय 7 निकालें तो ये आता है tan बीटा इज इक्वल टू 0.247। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखते हैं वैल्यू। तो टेबल कैसा होता है हम तुमको अगली क्लास में मतलब दिखाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसा होता है, उसमें वैल्यूज दिए हुए रहते हैं। इस तरीके का होगा। एक मिनट, ये जैसे टेबल है ना, इससे ज्यादा बेटर होता है। चलो ये वाला टेबल है। तो ये टेबल अगर देखो तुम, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, tan ऑफ बीटा 0.247। तो इस फिगर में 0.247 हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ पे 0.2419 यहाँ पे दिख रहा है 14 डिग्री के आसपास दिख रहा है ना। तो ये तो खैर बस तुमको डिग्रीज वाले हैं ना, एक टेबल होता है उसमें मिनट और सेकंड्स भी दिख रहा होता है। तो तुमको वहां पर से पता चलेगा कि बीटा का एंगल कितना है। तो अभी तो हम कैलकुलेटर में अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि tan इनवर्स ऑफ 0.247, तो ये 13.87 मतलब 13 डिग्री 54 मिनट के बराबर आए। मतलब बीटा का वैल्यू 13 डिग्री 54 मिनट्स के बराबर आए। ये कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं हम एक बार कल तुमको दोबारा बताएंगे, तुमको भेजेंगे भी ग्रुप में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। उसका जीरोक्स लेके अपने पास रखना, जिससे कि तुम ये सब कैलकुलेशंस कर सको। क्योंकि जितनी आदत होगी वो टेबल्स वगैरह देखने की, एग्जाम में भी आदत बना रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, थोड़े दिन में तुम मतलब तुमको लगेगा कि भाई कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं, आदत हो जाएगी कैलकुलेटर यूज करने। ठीक है बच्चों? यस सर। ये हो गया, समझ में आ गया आप लोग को? आप लोग सबको आ गया समझ? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है टू फोर्सेस F and 2F Newton act on a particle. If the first force be doubled and the second force be increased by 16 Newton, the direction of resultant remain unaltered. Find the value of F. मतलब कि ये कह रहा है कि जो हमारा F है और दूसरा है 2F, ठीक है,
एक फोर्स F हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 2F हो गया, है ना. इफ द फर्स्ट फोर्स बी डबल एंड द सेकेंड फोर्स बी इंक्रीज बाय 16 यूनिट, मतलब अगर हम लोग, तो इनका जो रिजल्टेंट है ना, ये हो गया रिजल्टेंट, राइट. अब कह रहा है फर्स्ट फोर्स को डबल कर लो, डबल कर लोगे तो वो कितना हो जाएगा, 2F के बराबर हो जाएगा. और दूसरे वाले फोर्स को कह रहा है कि इंक्रीज कर दो 16 से, मतलब 2F प्लस 16 हो गया. सो फर्स्ट फोर्स को डबल करके 2F कर दिया, सेकेंड को इंक्रीज बाय 16 यूनिट कर दिया. द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड. तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का, इन दोनों केस में जो रिजल्टेंट होगा वो सेम ही होगा. इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन सेम हो. तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू, पहले केस में मतलब फॉर्मूला क्या होता है, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, राइट. सो अब हम लोग b sin थीटा, b मेरा क्या है यहाँ पे 2F है और a क्या है f है, तो मतलब 2F sin थीटा बाय a प्लस b, मतलब f प्लस 2F cos थीटा. ये पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन कह रहा है फिर से, वो भी ये, इसका भी रिजल्टेंट बीटा एंगल बना रहा है, इसका भी रिजल्टेंट बीटा एंगल बना रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अनअल्टर्ड है. tan बीटा अब दूसरे केस में क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा. तो b मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b हमारा 2F प्लस 16 है, तो इसके जगह यहाँ पे यूज करेंगे 2F प्लस 16, ठीक है, साइन थीटा बाय, और ये जो है हमारा इसका वैल्यू, राइट, a प्लस b cos थीटा, मतलब 2F प्लस, ठीक है, a प्लस b, 2F प्लस 16 cos थीटा. तो ये दोनों सेम है. इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2F sin थीटा बाय f प्लस 2F cos थीटा इज इक्वल टू 2F प्लस 16 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2F प्लस 16 cos थीटा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे इन दोनों में f कॉमन लेके हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट. तो इसको अगर हम लोग, तो हमें बेसिकली f का वैल्यू निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f. तो अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा 2F इंटू 2F प्लस 16 cos थीटा, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा आ जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि एक हमारे पास फॉर्मूला होता है रेशियो प्रोपोर्शन का, कि इफ a बाय b इज इक्वल टू c बाय d, ठीक है, तो हम लोग को वी कैन राइट दिस एज c माइनस a डिवाइडेड बाय d माइनस b ऑल्सो. ठीक है. अगर दो रेशियोज इक्वल है, मतलब a बाई बी सी बाई डी के बराबर है, तो वो उनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर के डिफरेंस के बराबर भी होगा. तो मतलब इसको आप लोग इक्वेट कर लो, इसको आप लिखोगे 2F sin थीटा डिवाइडेड बाय f प्लस 2F cos थीटा. इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब 2F sin थीटा प्लस 16 sin थीटा माइनस
2f sin theta divided by 2f plus 2f cos theta plus 16 cos theta minus f minus 2f cos theta. अब देखो ये 2f sin थीटा माइनस 2f sin थीटा कट गया, 2f cos थीटा माइनस 2f cos थीटा कट गया, हमारे पास आ गया 2f sin थीटा डिवाइडेड बाय f प्लस 2f cos थीटा इज 16 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2f माइनस f क्या हो गया, f हो गया f प्लस 16 cos थीटा. अब इन दोनों को कंपेयर करो, देखो यहाँ पे 2f sin थीटा है, यहाँ 16 sin थीटा है, यहाँ 2f cos थीटा है, यहाँ पे 16 cos थीटा है. ठीक है, ये 16 है, तो 16 और 2f को इक्वेट कर लेंगे, कंपेयरिंग वी गेट 2f इज इक्वल टू 16 हो गया, तो f इज इक्वल टू 8 न्यूटन. तो ये बाय मतलब इसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो उससे हम लोग को ये मिलता है. क्लियर है? क्लियर बच्चे? Yes, sir. Yes. लिख लो इसको. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं बनेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करके बहुत स्क्वायर में आ जाएगा, उसमें बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, और एक और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का वो वाला फॉर्मूला भी लगाना होगा, cos थीटा इनटू sin थीटा, है ना. वो जो फॉर्मूला होता है ना, जो मैंने बताया था तुम लोगों को कि जो cos थीटा इनटू sin थीटा, जो प्रोडक्ट को हम लोग सम में कन्वर्ट करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको नहीं यूज करके यहाँ पे ये स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का ये प्रॉपर्टी यूज करके ही बनाते हैं, इस प्रॉपर्टी से. मतलब प्लस के बराबर भी होता है, ऐसा नहीं कि माइनस ही होगा. मतलब अगर a बाय बी सी बाय डी के बराबर है तो यू कैन इवन राइट इट एज a प्लस सी बाय बी प्लस डी, या फिर a माइनस सी बाय बी माइनस डी, या c माइनस a बाय डी माइनस बी. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो प्रॉपर्टी है रेशियो प्रोपोर्शन का. लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना. इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आप लोगों को कुछ काम दिया था